डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी, ये क्या होती है? कितना फास्टिंग शुगर रहना चाहिए? खाली पेट शुगर कितनी रहनी चाहिए? खाने के बाद की शुगर कितनी रहनी चाहिए? कब कब हमें टेस्ट कराना है? और अगर हम दवाई खाते हैं तो हमारा फास्टिंग और खाना खाने के बाद की शुगर कितनी रहनी चाहिए? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इस टॉपिक पे ही चर्चा करने वाला हूँ, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मोहिंदर है और मैं एक MBBS MD मेडिसिन डॉक्टर हूं और दिल्ली में अपनी प्रैक्टिस करता हूं। दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे मरीज़ इस डिज़ीज़ के आजकल आने लग गए हैं। दोस्तों, ये जो बीमारी है इसका नाम है डायबिटीज़ मेलाइटस यानी शुगर की बीमारी। दोस्तों, शुगर की बीमारी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। आप सभी लोगों के घर में या आप सभी लोगों के आसपास अक्सर हमें डायबिटीज़ के पेशेंट यूजुअली हर घर में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे डायबिटीज़ को हम डायग्नोस करते हैं, कितना फास्टिंग शुगर रहना चाहिए, मतलब खाली पेट शुगर कितनी रहनी चाहिए, खाना खाने के बाद की शुगर कितनी रहनी चाहिए, HbA1c एक चीज़ होती है, एक टेस्ट का नाम होता है, वो कितना रहना चाहिए, कब हमें डायबिटीज़ का टेस्ट कराना है, क्या हमें हर साल टेस्ट कराना है, हर 6 महीने में टेस्ट कराना है। तो आइए आज इन सभी चीज़ों पर बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया डायबिटीज़ मेलाइटस, तो दोस्तों डायबिटीज़ मेलाइटस शुगर की बीमारी को डायग्नोस करने के लिए बेसिकली हमें 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली चीज़ फास्टिंग शुगर, यानी जिसको हम बोलते हैं खाली पेट की शुगर। दोस्तों, खाली पेट की शुगर जो होती है उसका जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं 70 से लेकर के 100 तक। दोस्तों, 70 to 100 इज़ अ नॉर्मल फास्टिंग शुगर। नॉर्मल खाली पेट की शुगर होती है 70 से 100 तक। उसके बाद दोस्तों, जिन लोगों को डायबिटीज़ की समस्या होने लगती है या जो लोग डायबिटीज़ की बीमारी से ग्रसित होने लगते हैं, तो उनमें सबसे पहले जो फास्टिंग शुगर का जो क्राइटेरिया होता है वो दोस्तों 100 से 125 तक हम लोग बोलते हैं कि इन पेशेंट की शुगर जो है वो इम्पेयर्ड आई है। इसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज। दोस्तों, बहुत बेसिक टर्म में समझे तो ये एक तरह से आप समझ सकते हैं कि मेन डायबिटीज़ की बीमारी होने से जो पहले का जो लक्षण होता है उसे हम कहते हैं इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज। इसको दोस्तों हम एक टर्म और इसमें बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं प्री डायबिटीज़। मतलब वो लोग जिनको डायबिटीज़ हुई नहीं है लेकिन उन लोगों को आगे आने वाले समय में डायबिटीज़ हो सकती है, डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो नॉर्मल भी नहीं है लेकिन उन्हें डायबिटीज़ भी नहीं है, तो वो एक कैटेगरी होती है जिसका नाम होता है प्री डायबिटीज़। तो दोस्तों, प्री डायबिटीज़ में जो आपकी फास्टिंग शुगर होती है वो होती है 100 से 125, 100 से 125 तक। और दोस्तों, अगर किसी की शुगर इससे ज़्यादा होती है, मतलब मोर देन इक्वल टू 126, मतलब 126 या उससे ज़्यादा की अगर किसी की फास्टिंग शुगर होती है तो हम उसको कहते हैं कि उसको वो इंसान जो है वो डायबिटीज़ के क्राइटेरिया में आ गया है। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। फास्टिंग शुगर का मतलब होता है कि एटलीस्ट 8 आवर्स की फास्टिंग। मतलब अगर आप फास्टिंग का शुगर का टेस्ट कराने जा रहे हैं तो रात में 10 बजे के बाद आपको कुछ नहीं खाना है, ना कुछ पीना है, ना कुछ खाना है, कुछ नहीं खाना। सुबह चाय भी नहीं पीनी है, कुछ नहीं पीना है। कई बार मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमने कुछ नहीं खाया, बस सुबह थोड़ी सी चाय पी ली, उसमें से थोड़ी सी चीनी डाली हुई थी। नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जब तक आपका टेस्ट नहीं हो जाता, जब तक आपका खून का सैंपल, ब्लड का सैंपल नहीं निकल जाता, तब तक आपको कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं पीना है। एब्सोल्यूट फास्टिंग चाहिए होती है। ओवरनाइट की फास्टिंग चाहिए होती है, रात भर की फास्टिंग चाहिए होती है और एटलीस्ट 8 आवर्स, 8 घंटे की फास्टिंग चाहिए होती है दोस्तों।
तभी आपकी जो शुगर होती है वो एक रियल वैल्यू निकल के आती है। अगर आप बीच में कुछ भी छोटा मोटा भी खा पी लेते हैं तो वो जो वैल्यूज़ होती हैं वो डिरेंज हो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं दोस्तों। उसके बाद ये तो हो गया फास्टिंग का। उसके बाद दोस्तों होता है खाना खाने की बाद की शुगर। दोस्तों खाना खाने की बाद की जो शुगर होती है वो यूजुअली हम 2 घंटे के बाद लेते हैं। मतलब हम मरीज़ को बोलते हैं कि कुछ खाना खा लो। यूजुअली अगर साइंटिफिक टर्म में इसे समझे तो दोस्तों इसमें हम जो एग्जैक्ट इसकी वैल्यू है वो है 75 ग्राम ग्लूकोज हम पेशेंट को खाने को बोलते हैं। दोस्तों सिंपल वे में अगर हम समझे, जो ग्लूकॉन डी का पाउडर आता है, ग्लूकोज का पाउडर आता है, उसमें से आपको 75 ग्राम ग्लूकोज खाना है। अगर आप वो नहीं खा पाते तो यूजुअली जो नॉर्मल खाना खाते हैं, जैसे आप रोटी सब्जी खा सकते हैं या कुछ भी नॉर्मल एक ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, तो उसमें उसके बाद उसको खाने के 2 घंटे के बाद हम शुगर एक टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों 2 घंटे के बाद की नॉर्मल शुगर कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों नॉर्मल शुगर होनी चाहिए लेस देन 140। जी दोस्तों, अगर आपकी खाना खाने के 2 घंटे बाद की शुगर 140 से कम आ रही है तो वो नॉर्मल है। उसके बाद दोस्तों जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल के बाद होती है इम्पेयर्ड शुगर, वो उसका क्राइटेरिया होता है 140 से 199। अगर आपके खाना खाने की 2 घंटे बाद की शुगर 140 से 199 आ गई है तो आप प्री डायबिटीज़ हैं। मतलब आपको डायबिटीज़ है ऐसा नहीं है, लेकिन आप प्री डायबिटीज़ हैं, आपको डायबिटीज़ होने की संभावना है। आप जिस कैटेगरी में फिट हो रहे हैं वो होती है इम्पेयर्ड शुगर लेवल, हम इसे कहते हैं इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस लेवल। तो दोस्तों इसका जो लेवल है वो मैंने आपको बताया 140 से 199 तक, जो प्री डायबिटीज़ या इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। उसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ होती है इसमें, वो डायबिटीज़ कब कहेंगे? जब आपके 2 घंटे की जो शुगर है वो अगर मोर देन 200 आती है। 2 घंटे के खाना खाने के बाद अगर बाद की शुगर अगर 200 से ज़्यादा आती है तो ये पूरा क्राइटेरिया है डायबिटीज़ का। इसका मतलब आपको डायबिटीज़ मेलाइटस हो गई है। दोस्तों तीसरी इसमें जो टेस्ट होता है वो होता है HbA1c। दोस्तों सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो HbA1c एक तरह से आपका पिछले 3 महीने की शुगर होती है। ये जो वैल्यू होती है परसेंटेज में होती है, ये बताती है आपको कि आपकी पिछले 3 महीने की शुगर क्या क्या रही है। एक मीन वैल्यू एक निकल के आती है। दोस्तों नॉर्मल जो HbA1c होता है वो होता है लेस देन 5.6, 5.6% से कम अगर वैल्यू आती है तो वो नॉर्मल होती है। उसके बाद मैंने जैसे बताया प्री डायबिटीज़, मतलब वो लोग जिनको डायबिटीज़ हुई नहीं है लेकिन होने की संभावना होती है, वो नॉर्मल भी नहीं है, उनको डायबिटीज़ भी नहीं हुई है, वो एक बीच की एक कैटेगरी में है प्री डायबिटीज़। उसमें ये HbA1c की वैल्यू होती है 5.7 टू 6.4%। उसके बाद दोस्तों अगर ये वैल्यू मोर देन इक्वल टू 6.5, 6.5% से यदि 6.5% या उससे ज़्यादा अगर वैल्यू ये आती है HbA1c की, तो दोस्तों आपको डायबिटीज़ हो गई है। जी दोस्तों एक बार मैं इसको अच्छी तरह से एक शॉर्ट में समझा देता हूँ। फास्टिंग डायबिटीज़ मेलाइटस शुगर की बीमारी कहने के लिए फास्टिंग आपकी मोर देन इक्वल टू 126 होनी चाहिए, 126 से ज़्यादा होनी चाहिए। पोस्ट प्रेंडियल खाना खाने की बाद की शुगर आपकी 200 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। और HbA1c जो पिछले 3 महीने की शुगर होती है वो होनी चाहिए आपकी 6.5% या उससे ज़्यादा। दोस्तों इसके बाद चौथी चीज़ होती है कि अगर मान लो किसी का फास्टिंग नहीं हुआ, PP नहीं हुआ, HbA1c नहीं हुआ, बट वो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे कुछ ऐसे टेस्ट एक कोई टेस्ट बता दो जिससे मुझे पता लग सके कि मुझे डायबिटीज़ है कि नहीं। तो दोस्तों उसका भी एक सॉल्यूशन होता है। उसमें ये होता है कि अगर किसी मरीज़ को डायबिटीज़ के लक्षण हैं, दोस्तों डायबिटीज़ के जो लक्षण होते हैं वो ये होता है कि मरीज़ को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, वो बार बार पानी पिएगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी पिएगा, दिन भर पानी पीता रहेगा, और उसको क्या कहते हैं यूरिन पेशाब भी बार बार आएगी। दोस्तों इसमें जो स्पेसिफिक चीज़ होती है वो होती है नॉक्चूरिया, जिसको हम बोलते हैं रात में बार बार पेशाब के लिए उठना। दोस्तों अगर आपकी नींद डिस्टर्ब होती है यूरिन से, पेशाब करने जाने से, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है डायबिटीज़ का कि आप रात में 3-4 बार उठ रहे हैं पेशाब जाने के लिए आपको। और उसके बाद दोस्तों इसमें डायबिटीज़ में का एक और लक्षण होता है वो है वेट लॉस। यस दोस्तों ये बहुत कन्फ्यूजन रहती है सभी लोगों में कि वेट गेन नहीं, जो डायबिटीज़ का सिम्टम होता है वो होता है वेट लॉस होना। जी अगर आपको प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा, अब आपको पेशाब बार बार आ रही है और आपका वेट लॉस हो रहा है, तो दोस्तों ये डायबिटीज़ के सिम्टम्स हो सकते हैं। तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, तुरंत हम लोग के पास आएँ, हम आपको डायग्नोस करेंगे।
दोस्तों उसके बाद, हाँ, इसमें मैं बात कर रहा था, अगर ऐसी कंडीशन है और आपका एक रैंडम ब्लड शुगर अगर 200 से ज़्यादा आ रहा है, दोस्तों इसका मतलब, अगर आपका रैंडम शुगर का मतलब ये होता है कि मैं इसमें कोई भी फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ऐसे 2 आवर्स खाना खाने के बाद की ज़रूरत नहीं है। आपने सुबह 7-8 9 बजे अपना रूटीन खाना खाया हो और उसके बाद किसी भी समय में एक रैंडम शुगर आपकी करूँ, अगर वो 200 से ज़्यादा आती है तो भी आपको डायबिटीज़ है। दोस्तों अगर आपको डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं और आपकी रैंडम शुगर 200 से ज़्यादा आती है तो भी आपको डायबिटीज़ है। दोस्तों इसके बाद जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, वो मैं ये करना चाह रहा हूँ कि कब हम स्क्रीन करें। स्क्रीन का मतलब कब हम सस्पेक्ट करें, कब हम अपना शुगर का टेस्ट कराएं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी उम्र 30 साल की हो गई है, मेरी उम्र 35 साल की हो गई है, क्या मैं अपने पूरे परिवार का, क्या मैं अपने सभी भाई बहनों का टेस्ट करवा लूँ, अपना टेस्ट करवा लूँ, और क्या मैं हर महीने महीने टेस्ट करवाता रहूँ। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसका एक पर्टिकुलर गाइडलाइंस होती हैं कि कब आपको टेस्ट शुगर का कराना है और कब इसकी ज़रूरत होती है। तो दोस्तों पहली इसमें चीज़ होती है कि अगर आप ओवरवेट हैं, ओबीस हैं, जैसा कि मैंने अपने पहली वीडियो में बताया, अगर आपका BMI मोर देन 25 है तो आप ओवरवेट हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अपना शुगर का टेस्ट ज़रूर कराना है। उसके बाद अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को डायबिटीज़ है, आपके पेरेंट्स को, आपको, आपके सिबलिंग्स को, किसी को, भाई बहन को किसी को डायबिटीज़ है, तो आपको शुगर का टेस्ट ज़रूर कराना है। अगर आपको हाइपरटेंशन रह रहा है दोस्तों, परसिस्टेंट आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा रह रहा है, तो आपको शुगर का टेस्ट कराने की ज़रूरत है। अगर आपने लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट आपने कराया है, उसमें अगर आपका HDL का कोलेस्ट्रॉल, जैसे जो मैंने HDL कोलेस्ट्रॉल क्या होता है दोस्तों, ये जानने के लिए मेरी पुरानी वीडियोज़ देखें, उसमें मैंने अच्छी तरह समझाया हुआ है। HDL कोलेस्ट्रॉल अगर लेस देन 35 आता है, या आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल मोर देन 250 आता है, तो आपको शुगर का टेस्ट कराने की आवश्यकता है। कुछ महिलाएं जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम PCOS बोलते हैं, अगर वो हुआ है तो उनको शुगर का टेस्ट कराने की ज़रूरत है। अगर किसी को हिस्ट्री है कोई भी कार्डियक डिजीज़ या कोई भी नसों की दिक्कत की पुरानी हिस्ट्री है, तो आपको शुगर का टेस्ट कराने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकली इनएक्टिव रहते हैं तो आपको शुगर का टेस्ट कराने की ज़रूरत है। या अगर आपको बहुत ही ज़्यादा सीवियर ओबेसिटी है और तो आपको शुगर का टेस्ट कराने की ज़रूरत है। दोस्तों इसके अलावा अगर मैंने एक जो टर्म बताया था डायग्नोसिस में, प्री डायबिटीज़ या इम्पेयर्ड फास्टिंग या इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, अगर आपको वो रहा है, यानी अगर आपने टेस्ट कराया तो आपको प्री डायबिटीज़ वाले कैटेगरी में आप फिट हुए हैं, इम्पेयर्ड फास्टिंग या इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस वाली कैटेगरी में फिट हुए हैं, तो आपको हर साल शुगर का टेस्ट कराना है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टिक मार्क करके एक बात दोबारा बताना चाहता हूँ। अगर आपने शुगर का टेस्ट कराया और अगर आप प्री डायबिटीज़ वाली कैटेगरी में फिट हुए हैं, यानी कि आपका जो फास्टिंग शुगर जो था वो 100 से 125 के बीच में आया है, और खाना खाने के बाद वाली शुगर अगर 140 से 199 के बीच में आई है, या HbA1c अगर आपका 5.7 से 6.4% के बीच में आया है, तो दोस्तों आपको हर साल स्क्रीनिंग करनी है, आपको हर साल शुगर के टेस्ट कराने हैं। उससे पहले कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों में काफ़ी मतलब ये एक कन्फ्यूजन रहती है, बहुत अफवाह रहती है कि डॉक्टर साहब एक बार मेरा इम्पेयर्ड आ गया तो मैं हर महीने कराता रहूँ क्या। दोस्तों जो गाइडलाइंस है मैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। आपको सिर्फ एनुअली स्क्रीन करना है अपने आप को। उसके बाद दोस्तों कब आपको शुगर का टेस्ट कराना है, दोस्तों जो महिलाएं जिनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो जाती है, दोस्तों कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ की शिकायत हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, GDM, तो उनको अपना शुगर का टेस्ट कराना है हर 3 साल में। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए। जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान शुगर की समस्या हो जाती है, उनकी शुगर बढ़ जाती है, उनको बच्चा डिलीवरी होने के बाद हर 3 साल में अपने शुगर के टेस्ट करवाने हैं। इस चीज़ को एकदम गांठ बांध लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद दोस्तों अगर किसी को इन सब में से कुछ नहीं है कि डॉक्टर साहब मुझे तो इन सब में से कुछ नहीं है, ना मेरी फैमिली हिस्ट्री है, मेरा BMI भी ठीक रहता है, मुझे हाइपरटेंशन भी नहीं है, मेरा HDL कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल भी ठीक है, क्या मुझे टेस्ट कराने की ज़रूरत है? जी हाँ, आपको टेस्ट कराने की ज़रूरत है, लेकिन 45 ईयर्स ऑफ एज के बाद। जी, आपको 45 साल के बाद शुगर का टेस्ट कराने की ज़रूरत है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों उसके बाद 45 साल के बाद आपने टेस्ट करा लिया, उसके बाद आप हर 3-3 साल में टेस्ट करवा सकते हैं। ये रिकमेंडेड गाइडलाइंस हैं। हर महीने या हर 6 महीने कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों जो लोग आपको ऐसे गुमराह करते हैं कि हर 3 महीने में, हर 6 महीने में कराइए, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जो मैंने पहले जो बातें डिस्कस की हैं, अगर आपको उसमें से कोई रिस्क फैक्टर नहीं है,
आपकी उम्र 45 ईयर्स से ज़्यादा है तो बस आप एक बार 45 ईयर्स पे कराएं, उसके बाद हर 3-3 साल पे कराते रहें। उसके बाद दोस्तों जो लोग जिनको HIV बीमारी है तो उनको भी एक बार शुगर का टेस्ट करवाना चाहिए। वो तो स्क्रीनिंग में उनको जब भी वो दवाई लेने जाते हैं तो हर बार उनका टेस्ट जो है वो होता है ART सेंटर में। उसके बाद दोस्तों अगर मैं ये बात करूं कि आखिरकार इसमें हमारे जो ट्रीटमेंट के गोल्स क्या होने चाहिए। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें शुगर हो गई है, हम दवाई भी खा रहे हैं, लेकिन कभी समझ में नहीं आता कि फास्टिंग कितनी रहनी चाहिए, कब कंट्रोल करें। कोई कितना बताता है, कोई कितना बताता है, बहुत कन्फ्यूजन होते हैं। मेरे पास बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं। तो दोस्तों इसमें आपका अगर आप शुगर की दवाई खा रहे हैं तो गोल होता है, सबसे पहली चीज़ ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। सबसे पहली चीज़ होती है कि एक तो होता है ओल्डर एडल्ट जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, और दूसरा होता है 60 साल से कम वाले और वो महिलाएं जो नॉन प्रेग्नेंट हैं, जो गर्भवती नहीं हैं। तो दोस्तों जिनकी उम्र 60 साल से कम है और वो और ऐसी महिला और उनके साथ में ऐसी महिलाएं जो नॉन प्रेग्नेंट हैं, तो दोस्तों उनका जो फास्टिंग का टारगेट होता है वो होता है 80 से 130। अगर आप दवाई खा रहे हैं और अगर आपका फास्टिंग शुगर 80 to 130 आ रहा है, दैट मीन इट इज़ गुड कंट्रोल। और अगर जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, 60 साल से ऊपर के लोग हैं, उनमें जो टारगेट होता है फास्टिंग का वो होता है 90 से 140, 90 to 140। अगर उनका फास्टिंग आ रहा है तो वो कंट्रोल्ड है। उसके बाद दोस्तों खाना खाने के बाद की शुगर, जैसे कि मैंने बताया, जो 60 साल से कम के लोग हैं उनमें जो टारगेट होता है वो होता है लेस देन 180 का खाना खाने के बाद की शुगर। अगर आपकी 180 से कम आ रही है, दैट मीन आपकी शुगर कंट्रोल है। अगर जो बुज़ुर्ग लोग हैं, मोर देन 60 ईयर्स के लोग हैं, तो उनमें जो टारगेट होता है खाना खाने के बाद की शुगर का, इट शुड बी लेस देन 200। अगर उनकी 200 तक आ रही है या 200 से कम आ रही है तो इसका मतलब उनकी ठीक है, कंट्रोल्ड है। उसके बाद दोस्तों HbA1c का जो टारगेट होता है तो वो ये होता है कि जो 60 साल से कम के लोग हैं उनमें HbA1c शुड बी लेस देन 7%, 7% से कम रहना चाहिए तो आपकी शुगर कंट्रोल है। और जो बुज़ुर्ग लोग हैं, 60 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग हैं, उनमें जो HbA1c का टारगेट होता है वो होता है लेस देन 8%। तो दोस्तों जैसे इसमें आपने देखा होगा कि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, 60 साल की उम्र होते हैं, उनमें जो क्राइटेरिया होते हैं वो थोड़े से रिलैक्स्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू 60 ईयर्स से कम के जो पेशेंट होते हैं उनमें। इसके पीछे भी एक रीज़न होता है दोस्तों, वो मैं अपनी आगे आने वाली वीडियोस में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में मैं एक समरी आपको बता देता हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या बताया। इसमें मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़ कब डायग्नोस करते हैं, कितनी आपकी फास्टिंग होनी चाहिए, कितनी आपकी PP शुगर होनी चाहिए, पोस्ट प्रेंडियल खाना खाने के बाद की शुगर होनी चाहिए, कितने आपका HbA1c होना चाहिए, कब नॉर्मल होता है, कब आप प्री डायबिटीज़ होते हैं, कब आप डायबिटीज़ होते हैं, डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, उसके बाद कब आपको शुगर का टेस्ट कराना है, ठीक है, और कब और शुगर की आप दवाई खाते हैं तो कब उसको कहेंगे कि कंट्रोल है और कब कहेंगे कि कंट्रोल नहीं है, उसके क्या क्या टारगेट्स होते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इसमें मैंने बहुत कुछ चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।